नमस्कार श्रोताओं, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी में आपका स्वागत है। कार्यक्रम लेकर आए हैं कविता संसार और कविता संसार में हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर भाग्यश्री जोशी। आप यूं तो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं मनोविज्ञान विभाग में, बहुत अच्छी शायर भी हैं। हाल फिलहाल से ही आप कविताएं लिख रही हैं। तो आज हम इस एपिसोड में भाग्यश्री की कविताओं को जानेंगे, समझेंगे और उनका लुत्फ उठाएंगे। तो भाग्यश्री जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम कविता संसार में। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपके पास आकर के तो वैसे ही बहुत अच्छा लगता है। इससे पहले हम गजलों के साथ मिले थे और आज कविताओं के साथ आपसे मिलना वापस से बहुत ज्यादा सुखद है। बिल्कुल बिल्कुल। और गजलें तो आपकी तमाम सारे अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स पे हैं। तो भाग्यश्री जी, सबसे पहले कौन सी कविता आप सुनाना चाहेंगे? वैसे तो आज पर्यावरण दिवस भी है, अगर नेचर पे, क्लाइमेट चेंज पे और हमारे परिवेश पर अगर भी कोई कविता होगी तो हम चलते चलते उसे भी सुनेंगे। मैं चाहती हूँ कि शुरुआत करें आप अपनी कविता की। मैंने स्त्री के ऊपर कविता लिखने की कोशिश की थी, तो दोनों भावों पर कविताएं हैं। एक स्त्री की शक्ति को दिखा रहा है और एक स्त्री की थोड़ा सा वीकनेस को। हाँ, तो इस तरीके से मतलब वीकनेस मान सकते हैं आप। तो मतलब उसकी वर्तमान स्थिति को, जो दयनीय स्थिति थोड़ी सी है, हाँ आप मान सकते हैं। मतलब दोनों ही भावों में लिखने की कोशिश कर रही थी कि दोनों तरीके से लिखी जा सके। तो मैं शुरू करती हूँ जी कि मैं समय के प्रारंभ से पहले की संभावना हूँ। मैं समय के प्रारंभ से पहले की संभावना हूँ और अंत के बाद भी शेष रहने वाली गूंज। मैं कोई घटना नहीं, कोई पहचान नहीं, मैं स्वयं में एक सतत प्रवाह हूँ। मैं बीज की प्रतीक्षा भी हूँ और वट वृक्ष की छाया भी। मैं धूप की तपिश भी हूँ और चांदनी की शीतलता भी। मैं सृजन की आदिम प्रेरणा हूँ। क्या बात है। जिससे शब्दों ने भाषा सीखी, जिससे सागर ने लहरों का सुर पाया, जिससे आकाश ने नीलापन लिया। मैं दर्पण नहीं जो केवल परावर्तन करे, मैं स्रोत हूँ जो हर अनुभूति को नया अर्थ देता है। मेरे अस्तित्व का कोई विरोधाभास नहीं, न शक्ति, न कोमलता, न प्रेम, न तितिक्षा। ये सब भिन्न भिन्न आयाम नहीं बल्कि मेरे ही अनेक रूप हैं। मैं प्रवाहमान हूँ, न किसी परिभाषा में सीमित, न किसी विश्लेषण की मोहताज। मैं अस्तित्व का वह शाश्वत स्पंदन हूँ जो जीवन को गति देता है, जो ब्रह्मांड को चेतना देता है। वाह, क्या बात है, क्या बात है, शानदार। धन्यवाद। बहुत शानदार। और मन कर रहा है कि इसको आप दोबारा से रिपीट करके पढ़ें, लेकिन इसके बाद दूसरे भाव पर चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शानदार। उसने कभी अपने हिस्से का आसमान नहीं मांगा। उसने कभी अपने हिस्से का आसमान नहीं मांगा क्योंकि उसे अपनी जमीन बचानी थी। उसने कभी अपने हिस्से का आसमान नहीं मांगा क्योंकि उसे अपनी जमीन बचानी थी। उसने रिश्तों के सिरे जोड़े ताकि कोई रिश्ता टूट न जाए। उसने खुद को भुलाया ताकि सबको याद रखा जा सके। वो इतिहास की वो अनकही पंक्ति है जिसे कोई नहीं पढ़ता। उसने देखा है कि कैसे घर की दीवारें अपने कान उसके पास रख देती हैं जब वो अपने हिस्से की बात अपने भीतर ही समेट लेती है। वो एक आईना है। बहुत गूढ़ हैं आपकी कविताएं। मुझे लग रहा है कि 2-3 बार पढ़ के तब जाके पूरे उसमें अर्थों में जो है शायद समझ पाऊंगी। हाँ, वो एक आईना है जिसमें सबने अपनी मुस्कान देखी। क्या बात है। वो एक आईना है जिसमें सबने अपनी मुस्कान देखी, पर कोई नहीं जान पाया कि उसकी दरारें कितनी गहरी हैं। क्या बात है। उसे याद है हर वो रात जब उसके आंसू तकिए की गीली छांव पर सूख गए। उसे याद है हर वो रात जब उसके आंसू तकिए की गीली छांव पर सूख गए, और हर वो सुबह जब उसने अपने चेहरे पर खुशी का सूरज सजा लिया। क्या बात है। असल में उसे लगता है कि वो एक शून्य है जो सब कुछ भरने की कोशिश करता है पर खुद खाली रह जाता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि उसके अस्तित्व का वजन इतना हल्का है कि कोई उसे महसूस नहीं करता।
उसके अस्तित्व का वजन इतना हल्का है कि कोई उसे महसूस नहीं करता और इतना भारी कि वो खुद उसे सह नहीं पाती। ओह, क्या बात है। उसके अस्तित्व का वजन इतना हल्का है कि कोई उसे महसूस नहीं करता और इतना भारी कि वो खुद इसे सह नहीं पाती। वो अक्सर खुद को समझाने की कोशिश करती है। कि वो त्याग है या सृजन, और अंत में यही समझ पाती है कि वो एक प्रवाह है जो बहता है सिर्फ दूसरों के लिए। क्या बात है, क्या बात है। तो काफी अलग अलग अर्थों में आपने इन दोनों कविताओं में स्त्री को गढ़ा है कोशिश की है। स्त्री को गढ़ पाना तो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन क्योंकि कई बार ये महसूस होता है कि मतलब उसके काम की जब हम देखते हैं कि कोई था नहीं है, कोई अंत नहीं है, और त्याग का जब दूसरों के लिए जो मर मिट रही है ना, लेकिन आज के समय में जब वो थोड़े से अपने अधिकार मांगने लग रही है तो उस पे महत्वाकांक्षी होने का ठप्पा भी लग जा रहा है। बिल्कुल मैम, है ना, उसकी थोड़ी सी भी गलती बर्दाश्त नहीं होती है ना, स्त्री की थोड़ी सी भी गलती उसको मतलब नहीं है बर्दाश्त के लायक, तो उसको त्याग की मूर्ति ही रहना है। कहीं न कहीं ये ऐसा भी होता है कि वो असल में नजरिए का फर्क होता है। मतलब चीजों को, मतलब हमारा परसेप्शन है, हम चीजों को कैसे देख रहे हैं, हम सभी को नहीं आंक सकते इसी उसमें। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो समझते हैं बहुत अच्छी तरीके से, लेकिन हाँ ये बात सच है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो नहीं समझ पाते। बिल्कुल, नई जनरेशन मुझे लगता है कि थोड़ा समझ रही है। हाँ मैम, थोड़ा सा मतलब इक्वल काम करके, इक्वली पढ़ के, मतलब बहुत सारे मुद्दों पे सेंसिटाइज है वो महिला इश्यूज पे ना। लेकिन हमने अपने परिवारों में देखा है ना, कि हमने अपने माता पिता को भी देखा है, कभी ऐसा महसूस नहीं किया कि वो इस तरीके से गलत तरीके से ले रहे हैं। मतलब मैंने अपने फादर को अपनी माँ का हमेशा समर्थन करते हुए, उनका हाथ बटाते हुए, उनके लिए हमेशा खड़े होते हुए देखा है। मतलब वो कभी बीमार भी होती थी तो वो उनकी पूरी मदद करते हैं। मतलब अभी तो उनकी एज दोनों की हो ही गई है काफी, लेकिन अभी भी वो बिल्कुल तत्पर रहते हैं उनकी सहायता करने के लिए। तो वही है कि आपकी अपब्रिंगिंग कैसे हुई है, आपके अंदर संस्कारों का संपोषण किस तरीके से किया गया है, आपने अपने परिवार में क्या देखा है। मनोविज्ञान भी ये कहता है ना कि आप अपने बच्चे की परवरिश कैसे कर रहे हैं, वो देख करके सीखता है। कुछ चीजें अर्जित होती हैं। मतलब आप लोग क्या देख रहे हैं अपने परिवार में। अगर आपके पिता को आप देख रहे हैं कि उनका बिहेवियर बहुत अच्छा है आपकी माँ के लिए, या फिर उनकी अपनी माँ के लिए, घर का वातावरण इतना अच्छा है कि स्पेस दिया जा रहा है, सबको अपनी बातों को रखने का पूरा हक मिल रहा है, तो बच्चा उसी तरीके का बनता है। लेकिन जहां पर आप देख रहे हैं डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, सब लोग जो स्त्रियां हैं उनको बोलने का हक नहीं है, उनकी बातों को रखने का हक नहीं है, तो वो बच्चा उसी मूल्य को लेकर के फिर आगे बढ़ता है, फिर वो भी वैसा ही करता है ना। तो पेरेंटिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज्यादा। तो दोनों बहुत ही खूबसूरत कविताओं के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अगली कविता किस शीर्षक के साथ है? समय पर सुनते हैं कुछ। मैं समय हूँ। मैं आपकी कविताओं में थोड़ा सा ना, मतलब मैं उसको समझा नहीं पा रही वो क्या है। मतलब समय बोल रहा है जैसे, है ना, एक स्त्री बोल रही थी पहले, जैसे इतिहास। मैं समय हूँ, मुझे महाभारत का वो याद आ गया। बिल्कुल, जैसे महाभारत शुरू होता था ना, तो कहीं ना कहीं क्या इंस्पिरेशन आपको वहां से कुछ नहीं, अभी मुझे ये फील आया, मैं समय हूँ कहते ही। मैं समय हूँ, न चलता हूँ न रुकता हूँ, बस बहता हूँ जैसे नदी में अंतहीन जलधारा। न मेरा आरंभ है न कोई ठिकाना। मैंने ही देखा है फूलों को कांटे बनते, और देखे हैं कांटों में खिलते मुस्कान के बहाने। मैंने राजाओं को रंग बनाया, और रंग से ऋषि भी उगाए। मेरे तराजू में सब बराबर है, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा। तू मुझे घड़ी में ढूंढता है, मैं तो सांसों के अंतराल में हूँ। तू मुझे वर्षों में गिनता है, मैं तो क्षण भर की अनुभूति हूँ। मैंने बुद्ध को मौन में देखा, कृष्ण को युद्ध में देखा, और देखा है मीरा को विरह में। मैंने देखा है कैसे एक बीज मिट्टी के अंधकार से आलोक बन जाता है, और कैसे एक मनुष्य अहंकार में स्वयं से ही छूट जाता है। मैंने देखा है कि कैसे एक बीज मिट्टी के अंधकार से आलोक बन जाता है, और कैसे एक मनुष्य अहंकार में स्वयं से भी छूट जाता है। मेरे पास न भावना है न पक्ष, फिर भी मैं हर निर्णय में हूँ, हर परिवर्तन में हूँ। तू जो थक गया है कल की खोज में, और आज को भी जी न सका,
मैं कहता हूँ जो है बस यही है और यही पूर्ण है। क्या बात है, बहुत शानदार। तो समय को अपने अंदाज में आपने पिरोया है। भाग्यश्री, कब कब लिखती हैं कविताएं? क्या माहौल चाहिए होता है कोई खास, पीसफुल? नहीं, पता है मैम, ऐसा कुछ नहीं होता। बस कभी अंदर से आता है कि आज लिखना चाहिए, और ऐसा भी नहीं है कि वो हमेशा ही आता है। कई बार कई महीनों तक कुछ नहीं लिखा जाता, और कई बार ऐसा होता है कि लगातार 2-4 दिन बस कलम चलती रहती है। तो कभी कभी अंदर से ना एक अलग शांति और एक मतलब पीस सा फील होता है। मतलब उस समय आपको मन कर रहा होता है कि आपको कुछ नहीं चाहिए, ना आपको फोन चाहिए, ना आपको किसी से बात करनी है, ना आपको कहीं जाना है। आपको एक शांत जगह चाहिए होती है। वो आपका कमरा भी हो सकता है, वो प्रकृति के पास कोई शांत सा स्थान भी हो सकता है, और आपको ना बस अपने साथ समय बिताना होता है। जब मुझे मेरे साथ समय बिताना होता है ना, तब मैं लिखती हूँ। क्या बात है, खुद को जब आप जी रहे होते हो, खुद को नहीं, बस हाँ, बस ये है कि लिखना मुझे बहुत पसंद है, पढ़ना मुझे बहुत पसंद है। तो जब जब मुझे अपने संग समय बिताना होता है तो मैं अपनी हॉबीज को टाइम दे देती हूँ और मैं लिखना शुरू कर देती हूँ, और वही सबसे अच्छा समय होता है जब मैं कुछ लिख पाती हूँ। अदरवाइज मैं कितना कोशिश करूँ पेन पेपर पकड़ करके मैं नहीं लिख सकती। तो ऐसा नहीं होता कि अचानक कुछ खाना बना रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, करते करते कोई शीर्षक याद आया? ऐसे मेरे गजलों के शेर बन जाते हैं। अच्छा। ऐसे कविताएं नहीं बनती, कविताओं में भी हाथ थोड़ा कच्चा है। लेकिन मेरे शेर बन जाते हैं। एक बार क्या हुआ, मैं एक मैंने गजल लिखी थी एक, और उसका ना मतला नहीं बन रहा था, और मैं बहुत परेशान थी। वो बन ही नहीं पा रहा था, काफी दिन हो गए थे, काफी दिन लगी हुई थी उसको बनाने में। और फिर माँ ने कहा कि रोटी बना दे, तो मैंने कहा चलो ठीक है, और रोटी बनाते बनाते वो मतलब बन गया। क्या बात है। तो ऐसे मेरे शेर, अगर याद हो तो मैं चाहूंगी कि आप सुना दें श्रोताओं को। हाँ, वो गजल थी कि मकान दिल को बनाने का ये वादा रूबरू करके। मकान दिल को बनाने का ये वादा रूबरू करके, मकी घर छोड़ देते हैं ये बातें कू बकू करके। क्या बात है। कू बकू का अर्थ होता है हर तरफ, चारों ओर। क्या बात है। तो ये वो मतलब था जो रोटी बनाते बनाते बना था। क्या बात कि है। मकान दिल को बनाने का ये वादा रूबरू करके, कि आपने मकान, दिल को मकान बनाने का आपस में वादा कर दिया, लेकिन उस घर को छोड़ दिया उस बातों को हर तरफ करके। इसका अर्थ ये था कि मकान दिल को बनाने का ये वादा रूबरू करके, मकी घर छोड़ देते हैं ये बातें कूब कू करके, लगी जो चोट भी तुमको सहा मुझसे न जाएगा। क्या बात है। लगी जो चोट भी तुमको सहा मुझसे न जाएगा, ये बातें करने वाले छोड़ जाते दिल लहू करके। क्या बात है। कभी नश्तर से जो उसने दिए थे घाव इस दिल पर, कभी नश्तर से जो उसने दिए थे घाव इस दिल पर, वहां पैबंद यादों का लगाया है रफू करके। वाह वाह वाह, क्या बात है। कभी नश्तर से जो उसने दिए थे घाव इस दिल पर, वहां पैबंद यादों का लगाया है रफू करके, नहीं सूखी है बेलें आज भी दिल में मोहब्बत की। क्या बात है। क्या बात है। नहीं सूखी है बेलें आज भी दिल में मोहब्बत की, उन्हें सींचा है अश्कों को लहू को आबिजू करके। आबिजू का मतलब होता है नदी, नाला, तालाब। ठीक है, कि नहीं सूखी है बेलें आज भी दिल में मोहब्बत की, उन्हें सींचा है अश्कों को लहू को आबिजू करके। और आखिरी इसका शेर है कि तुम्हें सच्ची मोहब्बत का सिला में और क्या देती, तुम्हें सच्ची मोहब्बत का सिला में और क्या देती, तुम्हें अगले जन्म भी मांगती हूँ आरज़ू करके। क्या बात है। क्या बात है। तो ये वो गजल है। तो मुझे वानी याद है आपको, ये है ना? मेरे को मेरी कविताएं अधिकतर गजलें मुझवानी याद है। अच्छा। गजलों के साथ प्रेम पुराना है, कविताओं के साथ प्रेम पनप रहा है अभी। क्या बात है। क्या बात है। और थोड़ा कठिन भी है, क्योंकि छंद मुक्त कविताएं जो होती हैं उनको याद रखना थोड़ा कठिन तो होता ही है। बिल्कुल। तो बहुत सुंदर, इस बहाने हमारे तमाम श्रोताओं ने आपकी गजलों से भी रूबरू हो गए हैं, और जल्दी ही हम लोग फिर गजलों का एक एपिसोड लेकर आएंगे। बिल्कुल। तो भाग्यश्री, अभी और कविताएं कुछ अगर आप लेकर आई हैं? मैम 2 कविताएं हैं मेरे पास इस समय। एक है खामोशी पर, एक है प्रकृति पर। क्या सुनना चाहेंगी? मुझे लगता है खामोशी पहले सुन लेते हैं और प्रकृति जाते जाते सुन लेते हैं।
यानी दोनों सुनेंगे। यानी कि मतलब मैं सुनने लायक हूँ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये हमारे श्रोता अपने फीडबैक से हमें बताएंगे, है ना। बिल्कुल। मैं फिलहाल तो मैं एंजॉय कर रही हूँ, थोड़ा सा मजाक भी करती रहती हूँ। तो खामोशी पर एक कविता है कि खामोशी एक विराम नहीं, एक अस्फुट संवाद है, जहाँ शब्द अनावश्यक हो जाते हैं और मौन स्वयं अर्थ गढ़ता है। क्या बात है। यहाँ मौन केवल शून्य नहीं, ये संवेदनाओं का विस्तार है, जहाँ हर ना बोला गया शब्द अपने संपूर्ण अस्तित्व में सांस लेता है। शब्दों की सीमाएं हैं, मगर खामोशी असीमित है। ये समय के उस पार भी सुनाई देती है, जहाँ ध्वनि कभी पहुंच नहीं पाती। कभी कभी मौन सबसे ऊंचा स्वर होता है। क्या बात है। कभी कभी मौन सबसे ऊंचा स्वर होता है। ये प्रतिरोध भी है और समर्पण भी, ये अस्वीकार भी है और स्वीकार भी। यह सत्य को भाषा देता है जो मनुष्यता ने अभी तक नहीं रची। जो सुनना जानते हैं वे जानते हैं कि खामोशी कभी खाली नहीं होती। ये या तो अतल गहराइयों का विस्तार है या फिर अनकही कहानियों का बोझ। ओह, क्या बात है। बहुत शानदार। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है। तो हम अगली कविता की तरफ चलते हैं और अगली और आखिरी कविता आज पर्यावरण, अपने परिवेश से जुड़ी हुई इस कविता को हम सुनते हैं। पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में जरूरी भी है एक कविता। बिल्कुल। तो प्रकृति को मैंने कभी किताबों में नहीं पढ़ा, मैंने उसे छूकर जाना। क्या बात है। माटी की दरारों में, पत्तों की कांपती नमी में, या उस हवा में जो बिना आवाज के मुझे भीतर तक हिला देती है। क्या बात है। वो कोई बाहर की चीज नहीं जो चित्रों में कैद हो सके, वो तो भीतर उगती है। जब तुम कुछ नहीं कह पाते पर आकाश तुम्हारी बेचैनी समझ जाता है। वो बारिश की पहली बूंद नहीं जो केवल कविताओं के लिए अच्छी लगे, वो अंतिम बूंद भी है जो सूखी धरती में चुपचाप डूब जाती है बिना किसी पथ चिन्ह के। प्रकृति में कोई प्रदर्शन नहीं, न कोई उपलब्धि, फिर भी सब कुछ बदलता है उसकी उपस्थिति से। वो जंगल है जो उगता भी है और सड़ता भी, और दोनों में कोई विरोध नहीं दिखता। वो चांद है जो हर रात नया होता है, फिर भी वो वही रहता है। जैसे आत्मा रूप बदलती है पर स्थिर रहती है। हम उसे बचाने की बात करते हैं जैसे हम उससे बड़े हों, पर शायद हमें प्रकृति से नहीं, अपने भीतर की असंवेदनशीलता से प्रकृति को बचाना है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। आखिरी पंक्तियों में बहुत शानदार मैसेज आपने दिया है कि अगर हम संवेदनशील बनेंगे इस कायनात की हर एक चीज के प्रति, बिल्कुल, वो जीव जंतु हों, वो पेड़ पौधे हों, वो इंसान हो, बिल्कुल, तो वो हमें, अगर आपके अंदर एम्पैथी होगी ना, तो आप हर एक फूल तोड़ने से भी कतराएंगे, आप एक फूल तोड़ने से भी कतराएंगे। क्योंकि एम्पैथी हमें वही सिखाती है ना कि दूसरे के दर्द को उस तरीके से महसूस करो जिस तरीके से वो उस दर्द को महसूस कर रहा है। इसीलिए सहानुभूति और परानुभूति में बहुत अंतर है। सहानुभूति हम सबके अंदर होती है, लेकिन वो परानुभूति अगर हम लोग अपने अंदर डेवलप कर लेना तो चीजें बेहतर हो सकती है। बिल्कुल, क्योंकि हम जी रहे होते हैं अंदर से उसके दुख को ना उस वक्त पे। बस वही है ना कि जाके पैर न पड़ी बिवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। तो भाग्यश्री जी, बहुत सुंदर कविताएं आपने सुनाई, बहुत ही संवेदनशीलता से भरी हुई। उम्मीद करती हूँ कि हमारे श्रोताओं को ये पसंद आई होंगी। उनके फीडबैक का अब हमें इंतजार रहेगा। बिल्कुल मैम। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ बुलाया, इतने प्यार से मेरी कविताएं सुनी, और अच्छा लगता है जब आप कुछ लिखें और कोई उन्हें सराहे, सुने, है ना? सुन ले भी काफी है। बहुत अच्छा लगता है किसी का सुन लेना। जी, तो दोस्तों आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस कार्यक्रम में अंत तक आप बने रहे। अगर ये कविताएं आपको पसंद आई हो तो आप अपना फीडबैक जरूर से दीजिएगा, क्योंकि आपके फीडबैक से ही एक कवि, एक लेखक को भी मनोबल मिलता है, और हमें भी मिलता है कि हम किस तरह के प्रोग्राम्स आपके लिए पेश करके ला रही हैं। तो आपके फीडबैक के इंतजार में अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को डॉक्टर भाग्यश्री जोशी जी के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।